भारतीय क्रिकेट की दुनिया में हलचल कभी कम नहीं होती है ना। मतलब मैदान पर जो हो रहा है वो तो है ही, पर मैदान के बाहर भी बिल्कुल बातें हमेशा चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और आज हम कुछ ऐसे ही हालिया डेवलपमेंट्स की गहराई में उतर रहे हैं जो टीम इंडिया के आसपास घूम रहे हैं, खासतौर पर मैनेजमेंट, कप्तानी, सिलेक्शन, इन सब पर। हाँ, और इन सब बातों के सेंटर में आजकल हैं नए हेड कोच गौतम गंभीर। ऐसा लग रहा है कि उनके आने के बाद से टीम में कुछ बड़े बदलावों की आहट है। हमारे पास जो अलग अलग रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं वो इन्हीं बदलावों और इनसे जुड़े जो भी मतलब विवाद कह लीजिए उन पर रोशनी डालते हैं। अच्छा, जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ उनके इक्वेशन क्या है, कप्तानी में जो बड़ा फेरबदल हुआ, टीम सिलेक्शन पर जो सवाल उठ रहे हैं, कई पढ़ते हैं इसमें। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जानकारी तो यही कह रही है कि रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी टीम में अर्शदीप सिंह को बाहर करके हर्षित राणा को ले आना। सही, ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर काफी बात हो रही है। और एक नाम जो लगातार सुनाई दे रहा है वो सरफराज खान का है। मतलब इतना बढ़िया घरेलू प्रदर्शन, फिर भी टीम में जगह क्यों नहीं? वही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन सारे पहलुओं को एक साथ रखकर देखें। ये जो बातें आ रही हैं कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को शायद अनादर या अनचाहा सा महसूस हो रहा है, उसके पीछे क्या हो सकता है? शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पीछे क्या सोचा गया? अर्शदीप और हर्षित का सिलेक्शन, उसका क्या आधार था? सरफराज खान का मामला इतना उलझा हुआ क्यों है? और वो गंभीर और ग्रेग चैपल वाली तुलना, वो भी काफी सुनने में आ रही है। हाँ, वो भी, कि उनकी तुलना ग्रेग चैपल से क्यों हो रही है, जिनका अपना एक कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है भारतीय क्रिकेट में। चलिए इन सब पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बड़े पॉइंट से, गौतम गंभीर की एंट्री और सीनियर खिलाड़ी खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके साथ रिश्तों को लेकर जो बातें चल रही हैं। हाँ, सुनने में आ रहा है कि कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को शायद वो सम्मान या वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जो उन्हें पहले मिलती थी। ये अनादर या अनचाहे वाली फीलिंग, ये कहाँ से आ रही है आपको लगता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई नया लीडर आता है, खासकर कोई ऐसा जिसकी अपनी एक मजबूत सोच हो, काम करने का तरीका हो, तो थोड़ी उथल पुथल तो होती है। ये नेचुरल है। हाँ, गंभीर अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, शायद थोड़े सख्त रवैये के लिए भी। तो जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि शायद वो जो बदलाव की प्रक्रिया है या जो कम्युनिकेशन है वो उतना स्मूथ नहीं रहा, अच्छा, जितना होना चाहिए था। और रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाना इसका सबसे बड़ा, सबसे साफ उदाहरण है। हाँ, ये फैसला तो वाकई मतलब काफी लोगों के लिए शॉकिंग था। रोहित शर्मा जिन्होंने टीम को इतनी सफलताएं दिलाईं, उन्हें एकदम से हटाकर शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी को कमान देना, बिल्कुल, इसे सिर्फ एक नॉर्मल कप्तानी का बदलाव तो नहीं कह सकते शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे भारतीय क्रिकेट में एक तरह से आप कह सकते हैं जनरेशनल शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। पीढ़ीगत बदलाव। हाँ, और ऐसे बदलाव अक्सर आसान नहीं होते। सूत्रों का यही कहना है कि जिस तरीके से ये बदलाव हुआ, शायद उसने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को थोड़ा असहज कर दिया। अच्छा, कप्तानी सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती ना, वो एक सम्मान भी है, टीम में खिलाड़ी के कद का प्रतीक है। हाँ। तो जब वो अचानक से ले ली जाती है तो खिलाड़ी को बुरा लगना स्वाभाविक है, भले ही फैसला टीम के भविष्य को सोचकर लिया गया हो। सही बात है। ये जो अनचाहे महसूस करने वाली बात है वो शायद इसी प्रोसेस से निकली हो। यानी मसला सिर्फ फैसले का नहीं है, बल्कि उसे कैसे लागू किया गया उसका भी हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप या क्लैरिटी की कमी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अक्सर ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती हैं और इन चीजों का असर फिर टीम के माहौल पर पड़ता है। हाँ, वो तो है। निश्चित रूप से टीम का माहौल तो किसी भी टीम की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है ना। अगर सीनियर खिलाड़ी जो टीम की बैकबोन होते हैं वो ही खुद को अलग थलग या कमजोर महसूस करने लगे तो असर तो दिखेगा। हाँ, तो इसका असर ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी और मैदान पर परफॉर्मेंस पर भी पड़ सकता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हमने इतिहास में ऐसा होते देखा है। ये बात तो है। चलिए अब जरा सिलेक्शन वाले विवादों पर आते हैं। यहाँ भी कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिन पर खूब बहस हो रही है। हाँ बिल्कुल। पहला मामला तो चैंपियंस ट्रॉफी टीम वाला, अर्शदीप सिंह को बाहर करके हर्षित राणा को चुन लेना। अर्शदीप तो पिछले कुछ टाइम से T20 में भारत के मेन बॉलर रहे हैं। हाँ, और इसी वजह से ये फैसला बहुत लोगों को समझ नहीं आया। अर्शदीप ने खासकर डेथ ओवर्स में लगातार अच्छा किया है, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। वही तो। दूसरी तरफ हर्षित राणा टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं, आईपीएल में इंप्रेस भी किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उनका अनुभव तो लगभग जीरो है। तो सवाल यही उठता है कि
क्या सिर्फ आईपीएल का प्रदर्शन इंटरनेशनल अनुभव और पिछले लगातार प्रदर्शन पर भारी पड़ गया? और यहीं पर वो पक्षपात वाले आरोप भी लगते हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा गया है। क्या सिलेक्टर्स ने कोई साफ वजह बताई है इस फैसले की? देखिए, पब्लिक में सिलेक्शन के पीछे की डिटेल वजह तो अक्सर सामने नहीं आती, हाँ, वो तो है। लेकिन एनालिसिस तो यही कहता है कि शायद सिलेक्टर्स फ्यूचर को देखकर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हों, या उन्हें हर्षित राणा में कोई खास एक्स फैक्टर दिखाओ। लेकिन बिना किसी साफ कम्युनिकेशन के ऐसे फैसले हमेशा सवाल खड़े करते हैं, सही। खासकर जब आप एक एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मर को बाहर बिठाते हैं। हाँ, इससे न सिर्फ उस खिलाड़ी का मोराल डाउन हो सकता है, बल्कि बाकियों को भी लगता होगा कि क्या गारंटी है। एग्जैक्टली, और टीम के बाकी सदस्यों में भी एक अनिश्चितता आ सकती है कि भाई परफॉर्मेंस की गारंटी भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं है क्या। ये वाकई एक बड़ा नाजुक बैलेंस होता है। एक्सपीरियंस, हालिया फॉर्म, फ्यूचर पोटेंशियल और शायद कोच कप्तान की पसंद भी इनके बीच, और पारदर्शिता न हो तो मामला और उलझ जाता है। बिल्कुल। और सिलेक्शन से जुड़ा दूसरा बड़ा मामला जो शायद और भी ज्यादा क्या कहते हैं पेचीदा है, वो है सरफराज खान का। हाँ, सरफराज खान, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने रन बनाने के बाद भी टीम में रेगुलर मौके क्यों नहीं मिल रहे? उनका औसत तो कमाल का है। ब्रैडमैन के बाद शायद बेस्ट में से एक है इतने मैच खेलने के बाद। हाँ, यही तो समझ नहीं आता। अगर कोई डोमेस्टिक में इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है तो उसे नेशनल टीम में मौका मिलना चाहिए। यही तो लॉजिक कहता है हमें यहाँ से। सही बात। तो रिपोर्ट्स में क्या वजहें बताई जा रही हैं उनके ना चुने जाने की? क्या सिर्फ फिटनेस या फील्डिंग ही मुद्दा है या कुछ और भी? सूत्र कई अलग अलग वजहों की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिटनेस और फील्डिंग पर सवाल तो उठते ही रहे, वो तो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनका आईपीएल और इंडिया ए का प्रदर्शन भी आड़े आ रहा है। अच्छा। हाँ, जहां फर्स्ट क्लास में वो मतलब अनमैचेबल हैं, वहीं लिमिटेड ओवर्स में, खासकर आईपीएल में, वो वैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। और इंडिया ए के लिए भी उनका प्रदर्शन शायद सिलेक्टर्स को पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाया है। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के प्रदर्शन का नहीं रह गया है। सिलेक्टर्स शायद एक ऑल फॉर्मेट टाइप खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं, या कम से कम लिमिटेड ओवर्स में भी जो कुछ कर सकें। ऐसा मुमकिन है। आज के टाइम में जहां तीनों फॉर्मेट का कैलेंडर इतना टाइट रहता है, शायद सिलेक्टर्स ऐसे प्लेयर्स को प्रेफरेंस दे रहे हों जो अलग अलग फॉर्मेट्स में एडजस्ट कर सकें। लेकिन ये सरफराज खान जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, जिसने रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में लगातार एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है। सही कहा। ये सवाल भी उठता है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मेंस को ऐसे इग्नोर किया जाएगा तो फिर रणजी ट्रॉफी की रेलेवेंस क्या रह जाएगी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये उन यंग प्लेयर्स को क्या मैसेज देता है जो डोमेस्टिक में इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या उन्हें सिर्फ आईपीएल पर ही फोकस करना चाहिए? ये तो पूरी सिलेक्शन पॉलिसी पर ही सवाल उठाता है। निश्चित तौर पर सरफराज का मामला सिर्फ एक प्लेयर के सिलेक्शन का नहीं है। ये इंडियन क्रिकेट की सिलेक्शन प्रोसेस और डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है। इसमें और भी बातें हो सकती हैं, जैसे अनुशासन या ऑफ फील्ड बिहेवियर वगैरह, जिनके बारे में अटकलें लगती हैं, पर ठोस जानकारी के बिना कुछ कहना मुश्किल है। ये पूरी सिचुएशन वाकई कॉम्प्लिकेटेड है। अब उस तुलना पर आते हैं जिसने काफी लोगों का ध्यान खींचा है, गौतम गंभीर की तुलना पूर्व कोच ग्रेग चैपल से। हाँ, ये कोई हल्की तुलना नहीं है, क्योंकि चैपल का जो कार्यकाल था वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स में से एक माना जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत सीरियस तुलना है। ग्रेग चैपल का दौर यानी 2005 से 2007, टीम के अंदर भारी उथल-पुथल, सीनियर प्लेयर्स के साथ क्लैश, खासकर सौरव गांगुली के साथ। हाँ, वो गांगुली वाला मामला तो बहुत बड़ा हुआ था। बहुत बड़ा। और 2007 वर्ल्ड कप में भारत का जो निराशाजनक प्रदर्शन था, उसके लिए भी उन्हें याद किया जाता है। उस टाइम टीम का माहौल काफी तनावपूर्ण बताया जाता था। और एक दिलचस्प बात यह है जो हमारी जानकारी में भी है कि उसी कंट्रोवर्शियल दौर में ग्रेग चैपल ने कथित तौर पर गौतम गंभीर का समर्थन किया था, जब गंभीर टीम में अपनी जगह बना रहे थे। हाँ, ये फैक्ट इस तुलना को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है ना? हाँ, सूत्र के मुताबिक जब चैपल खुद विवादों में थे, तब उन्होंने गंभीर का पक्ष लिया था। अब जब गंभीर खुद कोच की कुर्सी पर हैं और टीम में बड़े बदलाव कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स के साथ तनाव की खबरें आ रही हैं, तो कुछ क्रिटिक्स उन्हें नया चैपल कह रहे हैं। ये डर जताया जा रहा है कि कहीं इतिहास फिर से खुद को दोहरा तो नहीं रहा। लेकिन क्या ये तुलना पूरी तरह से फेयर है? गंभीर का अपना एक तरीका है, वो अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है उनका मकसद टीम में डिसिप्लिन और एक नई वर्क एथिक लाना हो। ये बिल्कुल मुमकिन है। हर कोच का अपना स्टाइल होता है। गंभीर शायद टीम में खास तरह की मेंटालिटी और टफनेस लाना चाहते हो, जो उनके खेलने के दिनों की पहचान थी। हाँ, लेकिन दिक्कत तब होती है जब बदलाव की प्रक्रिया में कम्युनिकेशन गैप या टकराव की स्थिति बन जाए। चैपल के साथ भी यही हुआ था।
उनके इरादे शायद अच्छे हों, लेकिन उनका तरीका और सीनियर प्लेयर्स के साथ उनके रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि नतीजा खराब ही निकला। जिसका नतीजा टीम के प्रदर्शन और माहौल दोनों पर बहुत बुरा पड़ा। तो ये तुलना एक तरह की चेतावनी है कि बदलाव भले ही जरूरी हो, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है, खासकर इंडियन क्रिकेट जैसे हाई प्रोफाइल और इमोशनल माहौल में। आप इसे इस तरह देख सकती हैं, ये तुलना शायद गंभीर के कथित सख्त रवैये, टीम में हो रहे बड़े बदलावों जैसे कप्तानी बदलना, सीनियर प्लेयर्स को लेकर अटकलें और ये सिलेक्शन विवाद, इन सब के मिले जुले असर के कारण हो रही है। ये उन चिंताओं को दिखाती है जो कुछ पुराने खिलाड़ियों, एक्सपर्ट्स और फैंस के मन में है। सही। ये जरूरी नहीं कि अंजाम चैपल युग जैसा ही हो, लेकिन ये एक संकेत जरूर है कि टीम मैनेजमेंट को बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। सही बात है। ताकि टीम की यूनिटी और मोराल बना रहे। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो भारतीय क्रिकेट में इस समय काफी कुछ एक साथ चल रहा है। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद एक नई दिशा, एक नई कार्यशैली शायद देखने को मिल रही है। जिस पर बहस चल रही है। बिल्कुल। और इस नई दिशा के तहत रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को लाना एक बड़ा कदम है, जिसके अपने मतलब हैं। इसके साथ ही अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और खासकर सरफराज खान के सिलेक्शन से जुड़े जो फैसले हैं, वो सिलेक्शन प्रोसेस और प्रायोरिटीज पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर गंभीर की ग्रेग चैपल से तुलना, वो एक ऐतिहासिक रेफरेंस और एक तरह की चेतावनी भी जोड़ती है कि भाई अतीत की गलतियों से सीखना कितना जरूरी है, खासकर जब टीम में इतने बड़े बदलाव हो रहे हों। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही था कि इन सभी अलग अलग सूत्रों से मिली जानकारी और एनालिसिस को सामने रखा जाए, ताकि इस पूरी तस्वीर को थोड़ा बेहतर समझा जा सके। हमने कोशिश की है कि हर पहलू को निष्पक्ष रूप से देखें, जैसा कि जानकारी उपलब्ध है। ये किसी का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं है, बस एक इन्फॉर्म्ड समझ बनाने में मदद करना है। बिल्कुल। और ये सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। कि ये जो स्ट्रेटेजिक बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो लीडरशिप में हो या सिलेक्शन में, और इनसे जुड़े जो भी विवाद सामने आ रहे हैं, इनका इंडियन क्रिकेट टीम की अंदरूनी एकता पर, खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस पर और सबसे जरूरी भविष्य के प्रदर्शन पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक बदलाव का दौर है जो हर टीम में आता है, या फिर सतह के नीचे कुछ ऐसा पक रहा है जिसके परिणाम शायद ज्यादा गहरे और दूर तक जाने वाले हों? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।